अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में आए सैलाब में तो चप्पू चला के आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है, मगर बैनुल-अक़वामी समंदरी लहरों पर भी शहबाज शरीफ और हमारी आला क़यादत चप्पू चला के अमेरिका, यूरोप और अब अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुँची हैं और दोनों महाज़ों पे एक बड़े चैलेंजेस से दो चार हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान के जो सफारती महाज़ है वो पाकिस्तान के सियासी महाज पर भी असरअंदाज होगा या नहीं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब साद रसूल साहब। इनसे मैं बात कर रहा था कि इनको बैरिस्टर कहा जाए या नहीं, मगर इनको खुद मालूम नहीं क्या कहना चाहिए। मैं तो इस बारे में बहुत ऐसे भी मैंने कहा कि बैरिस्टर वैसे तो डिस्टिंक्शन ये है कि जो बार करके आए, मैंने LLM किया हुआ, तो साद रसूल काफ़ी है। साद रसूल काफ़ी है। बार एक बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं, राइटर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब बैरिस्टर तो नहीं मगर सहाफ़त के बैरिस्टर कहें तो गलत ना होगा, जनाब एजाज सैयद साहब। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब सजाद मीर साहब ने। सजाद मीर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सजाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर तो बज़ाहिर कामयाबियाँ कदम चूम रही हैं मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का, मगर जो हाल ही में सदर ट्रंप की जो मुलाकात इस्लामी ममालिक से हुई है, तो क्या सदर ट्रंप ने इन इस्लामी ममालिक के कायदीन को कोई टास्क दिया है, कोई असाइनमेंट दी है, या महज उन पे ये तकाजा किया है कि गजा में जंग बंद कराने में वो अपना किरदार अदा करें? तो वो कौन सा ऐसा किरदार हो सकता है जो अमरीकी सदर और इसराइल की ख्वाहिशात के मुताबिक गजा की जंग बंद करा सकता है? असल में बात यह है कि अमेरिका तो टोटली इसराइल के साथ है जी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई यानी कि डाउट नहीं है। असल में वो इस्लामी ममालिक से ये चाहते हैं कि वो अमेरिका की जो भी प्लान है और उस प्लान में जो वो रियायतें देने चाहती हैं वो इस्लामी ममालिक उनका साथ दें। ये एक दूर दराज की बात है। क्या वो उनका प्लान है? जो उन्होंने बयान किया है वो तो सिर्फ इतना है कि गजा पे हम इस्लामी ममालिक अपनी फौजें भेजें और उसका खर्च भी खुद बर्दाश्त करें। सिर्फ फौजों का नहीं बल्कि यहाँ वो जो रिकंस्ट्रक्शन पर खर्च आए, तबाही का कोई कंपनसेशन नहीं वो देने को तैयार कि वो इसराइल से मांगा जाए, बल्कि वो उस तबाही के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं उसके लिए कहती हैं कि इस्लामी ममालिक वो खर्च अदा करें। तो उनकी जो अमेरिका सिर्फ मगरब के ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसका इतना ज्यादा टिल्ट जो है इसराइल तरफ है। बरतानिया, फ्रांस, दूसरे मुल्कों ने तस्लीम भी कर दिया है। तो वो अमेरिका का स्टैंड ये है कि इसको तस्लीम करना, हमास की हमायत करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास के हवाले से तमाम मगरबी दुनिया के जो राय है वो कुछ एंटी है। वो फलस्तीन की बात तो करते हैं, हमास की बात नहीं करते। और मेरे ख्याल में हमास के सिलसिले में बहुत सी रिजर्वेशन मुस्लिम ममालिक में भी पाई जाती हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल से ये नजर आता है कि जो खित्ते की सूरत हाल है वो खासी बदलने वाली है और बदल रही है। और उसमें पाकिस्तान को जो रोल अदा करना है, जो भी किरदार अदा करना है, वो उस वाक़े के बाद जो हमारी पाक हिंद जंग थी उसके हवाले से जो हमें इज्जत मिली है और तौक़ीर मिली है वो ज़ाहिर हो रही है। जो लोग बाहर जाते हैं वो बताते भी हैं कि वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान को पूछते नहीं थे, उनके लोग अब पाकिस्तान को बहुत तौक़ीर की नज़र से देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अरसे के बाद मुस्लिम दुनिया में अब खासा बढ़ गया है। अच्छा सजाद मीर साहब, अगर पाकिस्तान का किरदार हमारी अहमियत भी बढ़ गई है। सजाद साहब, अगर पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया है तो इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? क्या सऊदी अरब और इन इस्लामी ममालिक से हट के पाकिस्तान कोई अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकता है गाजा की जंग के हवाले से? मिसाल के तौर पे क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमास तमाम कैदियों को फौरी रिहा करें, और जैसा कि सदर ट्रंप कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसी कोई पोजीशन लेगा नहीं। पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक तरीके के साथ सारी सूरत में चलना चाहता है। हमें अमेरिका को भी साथ लेके चलना चाहिए और चीन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और अमेरिका बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है कि रूस के साथ उसका असल झगड़ा है और वो यूक्रेन के मसले पर, और रूस कुछ नहीं है अमेरिका की बैकिंग के सिवा। तो ऐसी सूरत में वो असल इल्ज़ाम चीन पर लगता है। वो जो मदद कर रहा था, साथ दे रहा था इंडिया का, वो भी इसी वजह से था। और सारी लड़ाई भी अब इंडिया के साथ रूस से ताल्लुकात या चीन की तरह के ताल्लुकात की नौयत की वजह से हैं।
और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो देख रहे हैं। और गालिबन अगर हमने तरीके से अपने कार्ड खेले तो हम इस सूरत में फायदा भी उठा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि सफारतकारी के मरहले पर हम क्या करते हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं। ये समझना कि हम खुलकर इसराइल की मुखालिफत उस तरह करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं, तो मुझे दिखाई नहीं देता। हम फलस्तीन की हमायत करते रहेंगे, इसराइल के रवैये को कंडेम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई समझता है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर के मिसाइल्स का रुख उधर करके उनको धमकियां देंगे, तो ये शायद मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ये मुमकिन नहीं है। साद रसूल साहब, अब अगर अमेरिकी सदर ट्रंप का मुतालबा तो मुसलमानों के लिए या मुसलमान ममालिक के लिए बड़ा मज़े का खेज है कि एक तो गजा को तबाह कर दिया, इसराइल ने हमले जारी रखे हैं, रोक नहीं रहे, ऊपर से हमास से कहा जा रहा है कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। तो क्या वाकई अगर हमास तमाम कैदियों को रिहा कर देता है तो फिर जंग रुक सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जो कि अब कम से कम पिछले 70 साल से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऑन एंड ऑफ, पहले 67 के अंदर हुई जब फलस्तीन के साथ मिलकर अरब ममालिक इसराइल से लड़े, उस वक्त इस तरह का कोई कैदियों का मसला नहीं था। जब पहली इंतफादा हुई तो इस तरह का कैदियों का मसला नहीं था, दूसरी हुई तो इस तरह का मसला नहीं था। कैदियों का मसला तो एक अभी के लिए पर्टिकुलर बार्गेनिंग चिप है, लेकिन क्या उसकी वजह से एक लास्टिंग पीस आ जाएगा मिडल ईस्ट में? तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर सारे कैदी भी वापस हो जाएं, इस लीडरशिप के बाद भी ये मसला चलता रहेगा। इस मसले के रूट्स कुछ और हैं जिनको बुनियादी तौर पे फिक्स करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फलस्तीनियों को इस खित्ते के अंदर एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसमें वो अपनी मर्जी से रह सकें, जो अपने इर्द गिर्द दीगर ममालिक के साथ, जिसमें शायद इसराइल भी शामिल हो, डिपेंडिंग ऑन के लोगों का क्या फैसला है, उनके साथ भी पीसफुली रह सके। ये बुनियादी मसला सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता बल्कि उसकी मुखालफत कर रहा है। बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, और हमें यह बावाज़े बुलंद कहना चाहिए, अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो इसराइल सेंट्रिक है। वो अभी से नहीं है, काफी अरसे से है। इस हद तक के उस मुल्क में जहां पे अमेरिका का सेंटकॉम सिचुएटेड है, वहां पे भी जब इसराइल ने अटैक किया तो अमेरिकनों ने उसको या प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहा या कहा कि हम उसको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अमेरिका की सेंटकॉम की बेस कतर में होने के बावजूद, हेडक्वार्टर कतर में होने के बावजूद इसराइल सेंट्रिक पॉलिसी है। पाकिस्तान की पॉलिसी पहले दिन से, जिसको हम बार बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बुलाते हैं और फिर आगे चलते हैं, कायदे आज़म की पॉलिसी है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का मसला सॉल्व नहीं होता। तो क्या ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद भी वो अमेरिका के इतने करीब है, और फिर सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भी कर लिया और अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया इस पे? मैं इसमें दो आपकी इजाजत से गुजारिश करूं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का इसराइल सेंट्रिक मिडिल ईस्ट पॉलिसी के अंदर कोई एक्टिव रोल नहीं रहा, जिस वजह से हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और बेसिस के ऊपर डेवलप हुए। अभी ये जो सऊदी अरब का मुआहदा है उसकी वजह से एक रोल डेवलप हुआ। माजी में जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी वो इंडिया, अफगानिस्तान, चीन रिलेटेड थी, इसराइल रिलेटेड नहीं थी। अब यहां से जबकि हमने खुद ये वाला एक रोल एक म्यूचुअल पीस डील के साथ अज्यूम किया है, तो हमें 3-4 मुहर्रिकात को पब्लिक डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक ये कि अगर वाकई किसी वजह से इसराइल हमला कर दे सऊदी अरब के ऊपर, तो हमारी वापसी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हम हमला कर देंगे? दूसरी बात, अगर हम इसराइल पे हमला नहीं करेंगे, जैसे कि भी कहा जा रहा था कि हमारा इसके अंदर कुछ तरह का एक्टिव रोल नहीं है, तो फिर क्या आपका डिफेंस पैक्ट ये है, क्या उसका हिस्सा है कि अगर कोई मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब पे हमला कर दें, चले हम ईरान नहीं कहते, यमन कह देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्या हमारे इस डिफेंस पैक्ट के अंदर हम मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत को, जो सऊदी अरब के अंदर भी हो सकती है, कोई गैर मुस्लिम फोर्स इसराइल की तरह की कर सकती है, क्या उसके खिलाफ हमारा डिफेंस पैक्ट है? या अगर मुसलमान ममालिक भी किसी वजह से सऊदी अरब से किसी छोटे मोटे तनाजे पर लड़ पड़े तो हम उन पे बमबारी करेंगे? इन चीजों को अगर ओपन डिबेट से, पब्लिक डिबेट से, खासतौर पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ बात करने से रिजॉल्व करें तो देर पा होगा, वरना आप और मैं अगले बहुत सारे साल यही गेस करते हैं। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये एक दिफाई मुआहदा है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, यानी किसी मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। अगर खुदा न खासा सऊदी अरब पे, खाना काबा पे हमला होता भी है तो हमने सऊदी अरब को और खाना काबा को बचाना है, ना कि हमला करने वाले पे हमला करना है। कैसी ऐसी तशरीह भी हो सकती है? सऊदी अरब पे और खाना काबा पे हमला एक नहीं है। सऊदी अरब पे, जद्दा पे, रियाद पे और जगहों पे माजी के अंदर भी यमन से बमबारी होती रही है। यमनी भी कहते हैं कि हम मक्का मदीना को मोहतरम समझते हैं, वहां नहीं करेंगे। क्या ऐसी बमबारी की हम रिस्पॉन्स करेंगे? और आखिरी जुमला इसके अंदर,
एक आपको याद होगा 56 मुल्कों की फौज भी बनी थी। जी जी, उसका भी कुछ शरीफ साहब के सरबराह थे, उसका आज भी है, उसका भी कुछ इसी तरह का रोल था। पहले कहा गया कि वो मुसलमानों का दिफा करेगी, फिर उसने ईरान का नहीं किया, उसने कश्मीर का नहीं किया, फिर कहा गया कि शायद ये सऊदी अरब का दिफा करेगी। तो हमारा और उसका रोल क्या होगा, हम आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? क्या शरीफ साहब हमारे चेन ऑफ कमांड में वापस आ जाएंगे? इस तो थोड़ी इसमें क्लैरिटी हो तो ज्यादा अच्छा। जी एजाज साहब, ये बातें जो हो रही हैं खास तौर पे अब मिडिल ईस्ट के हवाले से, आपको क्या लगता है अमेरिका पाकिस्तान से क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि पाकिस्तान एक लीडिंग मुल्क है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ अमेरिकी सदर ने लंच भी किया जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, तो ये और फिर सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट होना, क्या अमेरिका इस डिफेंस पैक्ट से खुश होगा या अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान जो है एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है सऊदी अरब के साथ इस दफाई मुआहदे के जरिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका को हम अगर ये समझे कि अमेरिका को इस डिफेंस पैक्ट का पहले से इल्म नहीं था तो मेरे ख्याल में हमारी खाम ख्याली है। जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा लेकिन हम पार्लियामेंट के हवाले से तो कह सकते हैं अपनी कि इनको इल्म नहीं था। पार्लियामेंट को तो ज़्यादा इल्म नहीं, गवर्नमेंट ने ये किया है, पार्लियामेंट में तो को भी नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अमेरिका को इल्म होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 तारीख को पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई है और गालबन उसमें वज़ीर दिफा जाके पार्लियामेंट से भी पहली दफा करेंगे, बताएंगे। जो असल बात यह है कि जब ये मुआहदा हुआ है उससे एग्जैक्टली 24 घंटे पहले सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा हैं जो कि MBS के भाई भी हैं, उनकी सेंटकॉम के चीफ से मुलाकात हुई है और उसके बाद आपको पता है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो से भी मुलाकात हुई है सऊदी हुकाम की। और अभी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है न्यूयॉर्क में और वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो सऊदी हुकाम है वो अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक बात तो यानी कि मुझे इस बात पे कोई गलतफहमी नहीं है कि अमेरिका को पहले से इल्म नहीं था, अमेरिका को बिल्कुल इल्म था। दूसरी, मुझे इस बात पे भी कोई गलतफहमी नहीं है कि ये सिर्फ मक्का के वाले से लिमिटेड नहीं है, ये सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान का रियासत सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे की जो डिटेल्स हैं अभी तक सामने नहीं आई। अभी तक 3 पॉइंट सामने आए। नंबर 1 कि आप पर हमला हम पर हमला तस्वर होगा और हम पर हमला आप पर तस्वर होगा। नंबर 2, उसमें कहा गया है कि हम जो मिलिट्री कैपेसिटी है, एक दूसरे की मिलिट्री कैपेसिटी हम इजाफा करेंगे, मिलिट्री डिफेंस जो कॉपरेशन है ट्रेनिंग्स के हवाले से, दीगर इश्यूज के हवाले से, उसमें इजाफा किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो सामने आया है वो ये आया है कि हम अगर किसी पर हमला हो गया तो ऑल मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल किए जाएंगे दिफा के लिए। यानी कि ऑल मिलिट्री मीन्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ऑल मिलिट्री मीन्स कहते हैं तो क्या इसमें जो आपकी न्यूक्लियर सलाहियत है वो भी शामिल है या नहीं है? तो इसके ऊपर मुख्तलिफ माहिरीन 2 राय देते हैं। कहते हैं जी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मिलिट्री मीन्स नहीं है, वो एक स्ट्रेटजिक मीन्स है। तो अलबत्ता ये 3 पॉइंट्स आए हैं और ये रियासत पाकिस्तान का रियासत सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा। आपको लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पे जो अभी बाज़ाब्ता कमेंट नहीं किया और मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके जो मुलाकात की है और फिर ये दिफाई मुआहदे में जो मिलिट्री मीन्स की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इससे अमेरिका की जो इसराइल के साथ एक बारगेनिंग इक्वेशन है वो बेहतर होगी और अमेरिका इसराइल को ये बावर कराने में कामयाब हो सकता है कि पाकिस्तान जो कि एटमी ताकत है वो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है तो हालात इतने ख़राब ना करें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने अभी तक अपनी फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन भी फोरगो नहीं की तो उसके साथ पंगा ना लिया जाए तो अच्छा है? और क्या अमेरिका की बार्गेनिंग पोजीशन विज़ावी इजराइल बेहतर हो सकती है? देखिए, अमेरिका जो है वो खुद इस वक्त बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिकी सिस्टम के अंदर इजराइल का मजबूरन साथ दे रहा है या बहुत से जरूरत भी है उनको, अच्छा। अपनी डोमेस्टिक जरूरत भी है। लेकिन अमेरिका को इस बात का भी पता है कि वो बड़े तेजी से अपनी जो सपोर्ट है वो लूज कर रहा है। आप देखिए ना, और इसराइल पे कंट्रोल भी लूज कर रहा है, आप भी वो लूज कर रहा है और वो पहले भी उसका इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। आप ये देखिए कि G7 के जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने अभी 21 तारीख को और 22 तारीख को किस तरीके से फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया और फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पे तस्लीम किया है। तो ये अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसने अपना जो असर रसूख है उसको भी कायम रखना है और
इसराइल के साथ ताल्लुकात को भी कायम रखना है, ये उनकी साइड पे तो ये चैलेंज है। और फ्रांस के सदर ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा है कि अमेरिकी सदर अगर अमन चाहते हैं तो इसराइल को हमलों से रोकें, क्योंकि इसराइल को हथियार फ्रांस नहीं बल्कि अमेरिका फराहम कर रहा है। मैं कल इस्लामाबाद में जो रशिया के सफीर हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन था, उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहदा है उसके ऊपर क्या है, तो उन्होंने कहा जी हम तो बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और फिर ये रशिया के सफीर जो पाकिस्तान में तैनात है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मुआहदा होने की हम समझते हैं कि एक वजह जो शायद बड़ी वजह है वो इसराइल की तरफ से कतर पर हमला है। ये रशिया कह रहा है, रशिया का पाकिस्तान में सफीर कह रहा है। डेफिनेटली उनको कहना भी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के महाज की तरफ भी आएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। सजाद मीर साहब, पाकिस्तान का जो सियासी महाज है वहाँ पे तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद है, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक मुकाबले की फ़िज़ा है। हुक्मरान इत्तेहाद की जो सियासी जमातें हैं बज़ाहिर दोनों बहुत ही कीन हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए, मगर झगड़ा सारा क्रेडिट का है, क्रेडिट कार्ड का है या उन तस्वीर का है जो इन कार्ड्स के ऊपर लगनी है। एक तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर इसरार किया जा रहा है कि पंजाब में उसके ज़रिए रकूम तकसीम की जाए, दूसरी तरफ पंजाब की जो हुकूमत है वो इससे इत्तफाक नहीं करती, वो मरीम नवाज़ के नाम से जो है वो कार्ड का इजरा करना चाह रहे हैं। बज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मरीम नवाज़ आमने सामने हैं। आपके ख्याल में क्या ये जो बहस है हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों में या हुक्मरान इत्तेहाद की जो पार्टियाँ हैं, ये क्या ये बेमानी बहस नहीं है, और क्या वाकई इन इश्यूज़ के ऊपर झगड़ा होना चाहिए? मैं इस पर बात करता हूं, जो पीछे हम बहस कर रहे थे उसी तरह से छोटा सा एक इशारा करना चाहता हूं जी जी कि सऊदी अरब से हमारे जो अस्करी ताल्लुकात हैं वो नए नहीं है। बहुत अरसे से हमारी अफवाज वहां मुतय्यन रही है, बल्कि सियासी भी बहुत अपने आप को मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका भी है। इराक की जंग में हमने वो किरदार अदा नहीं किया कि कुवैत की तरफ से हम गोया लड़ना शुरू कर दें इराक के खिलाफ, बल्कि हमने हरमैन शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पीछे एक तरह की डिफेंस कुव्वत बन के रहना पसंद किया है, जिससे अरब को थोड़े से नाराज़ भी हुए हैं सऊदी अरब वाले लोग। और फिर यमन के मामले पे खासी सूरत ऐसी पैदा हुई थी कि हमारी फौज एक तरह से तैयार भी हो गई थी वहाँ जाने की। कुछ उस वक़्त वहाँ सऊदी क़यादत भी कोई नई नई आई थी ये, और वो बात बन नहीं पाई, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल से जाना नहीं चाहता। लेकिन अब भी हमारे लोग जो हैं वहाँ मौजूद थे। ये सारा जो सूरत बदली है इसको प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब ये जो लड़ाई है हमारे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, इसमें कुछ बड़ी एक यानी ज्यादती हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जेब से कायम किया हो। ये तो हुकूमत की एक दरिया दिली है कि उन्होंने उस प्रोग्राम का नाम बेनज़ीर प्रोग्राम ही रखा है, वरना जो पुरानी हुकूमत थी इमरान खान की, उसने तो नाम भी बदल दिया था। ये हुकूमतों के काम है, इसको इस तरह इस्तेमाल करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये पीपल्स पार्टी इस तरह की बातें करती है जो किसी लिहाज। दूसरी तरफ ये हमारी पंजाब की हुकूमत जो है ये कोई मिलाद की कोई तबर्रक भी बांटती है तो उसमें मरियम नवाज की ठप्पा लगाना जो है ना वो ज़रूरी समझती है। ये इसी हुकूमत का काम नहीं है, पुरानी हुकूमतें भी यही करती रही हैं कि कोई पनाहगीरों के प्रोग्राम, ये दस्तरखान वगैरह के प्रोग्राम फाइनेंस कोई करता था, प्राइवेट पार्टियां, मोर वो हुकूमत अपनी लगाती थी। ये हुकूमतों की लड़ाई बन जाती है। हमें अगर कोई टेक्निकली बात हो कि उस प्रोग्राम से फायदा देना, यो कोई किसी के दिए हुए पैसे नहीं है, और आलमी अदारे उसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह ये मदद की जाती है और किस तरह, वो एक अलग कहानी है। यानी कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि कोई कह दे कि इसका नाम बदल के आप कुछ और रख दिया जाए, कि किसी का अपना फंड नहीं जो इस्तेमाल किया जाए। और पंजाब की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ यही है कि किसी नाम के इस्तेमाल की, किसी शोहरत के लिए, किसी ज़रूरत के लिए इस सिचुएशन को इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत से मामला ऐसे हैं जो अब हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर एक गैर जानदारी के साथ उन पर अमल किया जाना चाहिए, और उस पर सिलसिले में जितना ताउन है वो बर्दाश्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ही इस तनाज़े के हवाले से उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की, आपको सुनाते हैं। पंजाब हुकूमत के पास या किसी हुकूमत के पास
सिवाय बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम के डिपार्टमेंट के कोई ऐसा महकमा ही नहीं है जिसकी यूनियन काउंसिल लेवल तक जिसकी रसाई हो और डाटा उसके पास हो। हम नहीं कहते कि आप बेनजीर भुट्टो की फोटो लगा के दें पैसे, फोटो लगाने में माशाल्लाह आप आजाद हैं, जिसकी मर्जी लगाएं। हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है, हम बर्बाद हुए हैं कि हमें बर्बाद किया गया है, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। और एक दिन पहले ही मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरा नाम लिए बगैर, बेनज़ीर भुट्टो का नाम लबों पे लाए बगैर कुछ बिस्प के कार्ड के बारे में फरमाया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो रिलीफ कार्ड एक वो होगा ताकि लोगों को कोई लाइन में ना लगना पड़े, किसी को कोई तकलीफ ना हो, आसानी के साथ इज्जत के साथ उनके कार्ड जो है उनके नाम पे इशू होंगे, जिसको वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे बाहर निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई बिस्प का कानून है, ये कानून के तहत बिस्प बना था और कानून ये है कि बिस्प के जो बेनिफिशरीज हैं जो सर्वे के अंदर मौजूद हैं उनको इमदाद जाती है। अब मुझे ये बताइए जो लोग इस सर्वे के अंदर है ही नहीं, जो बिस्प के बेनिफिशरी नहीं है, उनको बेनिफिशरीज को बिस्प के जरिए जो है वो कैसे इमदाद दी जा सकती है? हर चीज पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। तो साद रसूल साहब, आपको लग रही है सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी समझती हैं कि कार्ड्स के ऊपर तस्वीर या कार्ड्स के नाम की वजह से पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब में बहाल हो सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत को पंजाब में बहाल करने के लिए तो दमे ईसा चाहिए। मेरा ख्याल है कि उससे कम के ऊपर ये काम अगले कुछ पीरियड के अंदर नहीं नजर आता, बल्कि इस वक्त तो वो लोग जो कि अपनी ट्रेडिशनली पंजाब के अंदर सियासत पे बड़ा गुरूर करते थे कि ये हमारा गढ़ है, उनकी सियासत इस वक्त थोड़ी सी गर्दिश में है पंजाब की हद तक। तो पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए तो मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल ही रेज फ्रॉम द डेड वाली कहानी होगी, दमे ईसा चाहिए होगा को बहाल करने के लिए। मेरा ख्याल है कि अब वो भी कुछ वक्त ऐसा चल रहा है कि हम क्या इसमें पूरी बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी दमे ईसा से कम में चले कुछ और इसी तरह की कोई चीज चाहिए होगी। ये भी रेज फ्रॉम द डेड वाली कहानी है। मैं आपकी इजाजत से मती भाई इस पे दो गुजारिशात करूं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है और आपसे बेहतर कौन जानता है कि इसके ऊपर फाइज ईसा साहब की एक जजमेंट है, हमारे बहुत ही उनसे मारूफ तो चीफ जस्टिस कम ही गुजरे हैं, उनकी एक जजमेंट है जो इमरान खान साहब के दौर में दी गई थी और सजरिश की गई थी कि क्यों किसी सियासी बंदे के नाम के ऊपर आप चीज़ों के नाम रखते हैं या उनकी तख्ती लगाते हैं या उनकी तस्वीर लगाते हैं। इस हद तक कि गवर्नमेंट को उसके अंदर जुर्माने का हुक्म दिया गया और यही दो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज गवर्नमेंट के अंदर हैं, इन्होंने इस पर ढंडोरा पीटा कि ये अपनी तशखीस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चलें हम उसको थोड़ा सेपरेट भी रखते हुए दो किस्म के आप इमदादी काम करते हैं। अगर तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, इमरान खान साहब हो, मरियम साहिबा हो, कोई और, लेकिन जो आज लीडर हैं अगर हम उनकी एग्जांपल आपकी इजाजत से ले लें, अगर तो नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं मुल्क से और कुछ ऐसे पैसे जो अवाम ने खुद टैक्सेस में नहीं दिए हुए आपकी काविशों से पाकिस्तान में आ गए, या अपनी जेब से आप ले आए या आपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज को कन्विंस किया या कोई और काम किया, तो चलें आप कहें कि ये क्योंकि मेरी हिम्मत से आए तो मैं इसके ऊपर कोई अपनी तस्वीर लगा देता हूं, नाम लगा देता हूं। जिस गरीब के मुंह में आप निवाला डाल रहे हैं उसके टैक्सेस से ये पैसे आए हैं, कोई आपने खुद अपनी पास से लेके आए हैं। ये आपका एहसान नहीं है गरीब के ऊपर, ये आपका फर्ज है, बल्कि आप उसको अदा नहीं कर रहे। मैं आपके पास आऊं इस प्रोग्राम में, आप पहले मेरे से इस चाय के पैसे ले लें, फिर उस पैसों से चाय लें और अपनी तस्वीर लगा दें, तो थोड़ी आपके मेरे दरमियान गिला होगा कि कम से कम अगर तस्वीर लगानी थी तो खुद कर देते, मेरे पैसों से करने की क्या जरूरत। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आज हमने देखा कि अवाम के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ इस काम के लिए नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी वकला की तंजीमें हैं उनको भी चंदा देने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर तो हमें पूरी बात करनी चाहिए कि जितना बड़ा ये एक आज एजाज सईद साहब सुप्रीम कोर्ट बार में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी आए हुए थे। जी वो मैं देख रहा था, आपने बार के सदर से बड़ा एक सवाल पूछा कि उन्होंने महरूम सूबे से आप 10 करोड़ लेते हुए कैसा लगा। नहीं, बात यह है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी ने अपनी तकरीर में बड़े फख्र से बताया कि मेरे पास लोग आए कि हमने इतने तरक्याती काम बलूचिस्तान में किए हैं तो उनके लिए एक इश्तिहार बना के मीडिया को दिया जाए। तो मैंने ये कहा कि जनाब मैं उसके सरकारी स्कूल क्यों ना बना दूं। और फिर जब तकरीर ख़त्म की तो आखिरी जुमला उन्होंने बोला मैं 10 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट बार को देता हूँ। मेरे पास मेरे लोग आए कि मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पिंक स्कूटीज, पिंक बसेस, ग्रीन बसेस, पेंशन रिफॉर्म, सो एंड सो ऑन, देयर इज अ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा सर पता नहीं इतने करोड़ लग जाएंगे। तो मैंने कहा इतने में
कितने प्राइमरी स्कूल बनेंगे? तो उन्होंने कहा सर इतने प्राइमरी स्कूल। मैंने कहा मैं प्राइमरी स्कूल बनाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पता चले ना चले। हम जहां जाते हैं गो के ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का इस वक्त का सदर बलूचिस्तान से है, और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इंशाल्लाह 10 करोड़ रुपए की ग्रांट तो बलूचिस्तान के वजीर आला 10 करोड़ रुपया इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बार के 10 करोड़, और जो अमीर तरीन सुप्रीम कोर्ट बार अमीर तरीन वकला की तंजीम है पाकिस्तान में, अरबों रुपयों के ये मालिक और प्रोजेक्ट्स हैं इसके, और उस बलूचिस्तान के अवाम का 10 करोड़ रुपया। आपके ख्याल में ये जो पैसा है, चाहे मरियम नवाज बांट रही हैं सैलाब ज़दगान में, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बांटा जा रहा है, क्या इसकी तशहीर के हवाले से लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? और क्या लोग वाकई इसकी बुनियाद पे वोट देते हैं कि उनको आके कोई बेनज़ीर का कार्ड से मदद मिल जाए या मरियम नवाज के क्रेडिट कार्ड से मिल जाए, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे ख्याल में मती भाई आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो वोट है वो लोग तरक्याती कामों पे अभी नहीं दे रहे, ना ही पैसों से, ना ही आप उनका वोट खरीद सकते हैं। पहले तो आप सोचते थे ना कि हम खरीद लेंगे जी, बिरयानी खिला दें, ये पैसे दे दें। अभी क्या हुआ इलेक्शन में, 2024 का इलेक्शन आपने और हमने कवर किया, क्या हुआ? आपने बल्कि लोग तो अब इस शर्त पे आपको वोट दे रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे हैं तो हम आपको देंगे, और अगर आपने मौक़िफ़ ऐसा अपनाया हुआ है जो कि एस्टैब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगता, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज्जत दो, लोगों ने वोट दिया इनको। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट को उस वक्त की सरकार बनाने में बड़ा मसला हुआ, आपको याद है पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा। फिर 2024 में क्या हुआ? फिर 2024 में जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था उसको वोट पड़ा, और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए थे उनको वोट नहीं पड़ा। या कम से कम निकला तो उनका ना, जो मिल गए थे पड़ा तो उनको था, निकला इनका था। मुतासरीन हैं, उनको तो ये मालूम भी नहीं होगा कि झगड़ा क्या है। नहीं मती भाई, पहली बात तो ये, मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि वोटर जो है बेवकूफ नहीं है। वोटर जो फैसला करता है ना वो बिल्कुल ठीक सोच समझ कर ठोक बजा के फैसला करता है। आप अगर सोचते हैं कि हम कोई तरक्याती मंसूबा देकर उनको खरीद लेंगे, कोई पैसे देकर, कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगाकर दे देंगे, तो लोग अब इन बातों में नहीं है। अब देख लें, रिजल्ट्स देख लें ना, 2 इलेक्शन के रिजल्ट देख लें। 2018 में मियां साहब को पीछे धक्का दे रहे थे, लोगों ने वोट दिया मियां साहब को। 2024 में जो खान साहब है उनको पीछे धक्का दिया जा रहा था, या उनकी जमात को पीछे धकेला जा रहा था, लोगों ने चुन चुन के उन उम्मीदवारों को वोट दिया, हालांकि वो इंडिपेंडेंट्स थे। तो लोगों को हम ये समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। बहरहाल ये तो वो रिवायती सियासत है जो आप, मेरे ख्याल में एहसास सईद ने दुरुस्त कहा कि अब लोग बहुत समझदार हो गए, तो ये रिवायती सियासी हथकंडे चाहे हुक्मरान जमात करें या अपोजिशन जमात, वो अब नहीं चलने वाले। और इसकी एक मिसाल आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पे रवायती सियासी जमातें बज़ाहिर अपने सियासी अंजाम को पहुँच रही हैं, और नई सियासी कुव्वत कहें या गैर सियासी कुव्वत वो सामने आ रही है। वो है अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके साथ इस वक्त भी वफाकी हुकूमत के 2 वज़रा मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उस अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी अवामी ताकत को एक लिहाज से मनवाया है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। सज्जाद मीर साहब, एक मिनट मेहमानों के लिए वक्त बहुत कम है। अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है या जो अवामी ताकत का मुजाहरा है, उसको आप कैसे देखते हैं आज़ाद कश्मीर में? देखें, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या वो कबाइल जो नए जम किए हैं पाकिस्तान के साथ, वो हमने इनके साथ, यानी आज़ाद कश्मीर तो लंबी कहानी है ना जी। हमने ट्रीटमेंट ही वो नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। एक रियासत के तौर पर सिर्फ हमने उसको आज़ाद रियासत तो डिक्लेयर किया, लेकिन कोई शुरू से लेकर आज तक हम उसको बिल्कुल रियासत यानी सूबे की तरह भी नहीं समझा। पाकिस्तान के सूबे की तरह भी इमदाद के तौर पर पैसे देते हैं, बजट खुद बनाते हैं, खुद देते हैं, जो सारी सूरत हाल फिर ज़ाहिर है उसकी। तो आप समझते हैं ये कामयाब अवामी रद्द-ए-अमल, सज्जाद मीर साहब समझते हैं ये कामयाब अवामी रद्द-ए-अमल है रवायती सियासत और रवायती सियासी जमातों के खिलाफ? जी, रद्द-ए-अमल इस कह रही, देखिए रवायती सियासी जमातें भी बाद में आई हैं वहां। पहले आज़ाद कश्मीर की अपनी सियासी जमातें हुआ करती थी। सियासी जमातें कह लें, कुछ कह लीजिए,
पाकिस्तान की जमातें जो थी, सियासी जमातें वहां ऑपरेट नहीं करती थी, उनके ऑपरेट करने से एक अलग एक वहां बहुत ठीक है। सादर रसूल साहब, आपके नजदीक ये क्या रद्द-ए-अमल है रवायती सियासत और रवायती सियासी जमातों के खिलाफ? बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ये पहली दफा आजाद कश्मीर में नहीं हुआ। हमने देखा था कि कुछ अर्सा पहले भी आजाद कश्मीर की आवाम मोबिलाइज हुई थी, देखिए, और कामयाबी से हुई थी। देखिए, हम अपने सियासी मसाइल के ऊपर रोज आपस में बहस करते रहते हैं। वो सियासी मसाइल हम किसी तरीके इस चादर के नीचे ढांप देते हैं कि ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक मसले हैं। कोई एग्री करता है किसी बात पे, कोई डिसएग्री करता है। आजाद कश्मीर के बारे में रियासत से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के अवाम और उसकी गवर्नेंस कंपैरिजन में देखी जाती है कि बॉर्डर पहाड़ जो मकबूजा कश्मीर है उसकी अवाम के साथ क्या हो रहा है, वो खुश है नहीं है, और हमारे खुश है नहीं है। आप बाकी किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें ना करें, इस इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए मेहरबानी करके जीबी और आजाद कश्मीर को थोड़ा उस तरह ना ट्रीट करें जैसे कि बाकी उस तरह ना कंट्रोल करें जिस तरह के बाकी कुछ हो रहे हैं। जी आजाद, दो क्विक बातें। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने कि जिस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पहले आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने पूरा प्रोपेगेंडा किया कि ये गैर मुल्की एजेंट है, ये रॉक एजेंट है, कोई ये कहा गया, वो कहा गया, ये गद्दार है, लेकिन अच्छा इकदाम ये किया गया कि उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो पूरे नंबर जाते हैं इनको। दूसरी बात जो याद रखने की है कि आप बलूचिस्तान आपके सामने, आपने खैबर पख्तूनख्वा को सियासी जमातों को बांधा तो आप देख लें पीटीएम आ गई। अब आपने यहां पर आजाद कश्मीर में भी जब सारी सियासी जमातों को एक डरबे में बंद कर दिया है तो लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है इन लोगों की सपोर्ट करके। इन लोगों को सियासी अमल में आने दे और ये अच्छी बात है। तो अवाम के समंदर को आगे बंद बांधना मुश्किल होता है। सियासी जमातों को रोका जा सकता है लेकिन सियासत या अवाम को बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।